नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण कई दोष देखने को मिल रहे हैं, वैसे में तो इस पर चर्चा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज हम इसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज इस विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री श्रीकांत वर्मा जी, डीएफओ हैं रांची के। श्रीकांत जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी, जब हम वन की चर्चा करते हैं तो आम फहम लोगों को वन के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, खास करके सरकारी दृष्टिकोण से वन क्या है, जो सरकार किसको वन मानती है और हमें किसको वन मानना चाहिए। देखिए, इस विषय में मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। जी, सर्वप्रथम ये है कि बहुत सारे अधिनियम हैं हमारे राष्ट्र में। भारतीय वन अधिनियम 1927, जिसमें कहते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। और एक वन संरक्षण अधिनियम है, उसमें भी फॉरेस्ट के विषय में कहा हुआ है कि कोई भी अगर एक जंगल का स्वरूप जैसा दिख पड़ता है तो वो वन माना जाएगा। लेकिन सबसे अधिक इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक गोदावर्मन जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, मतलब वो हो सकता है हमारा आपका भी लैंड पीस हो, लेकिन वो अगर उसका स्वरूप जंगल जैसा लगता है और वो सरकारी रिकॉर्ड में एक ज़मीन के रूप में दर्ज है, तो फिर उसको हम लोग वन मानेंगे। और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट पर वो जोर देते हैं, जो भी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है उसके हिसाब से है। बट आम जो सामान्य जन है उनके लिए फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट वो चीज़ है, वो एक ऐसा एक समूह है वृक्षों का जो उनको बहुत सारे इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से प्रोडक्ट्स देता है, जैसे मेडिसिनल वैल्यू देता है, टिम्बर देता है, उनको जड़ी बूटियाँ देता है, पानी को संरक्षित करता है, वहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं, मिट्टी को संरक्षित करता है, कार्बन को अवशोषित रखता है, सिक्वेस्ट्रेशन करता है। और वहाँ पर जो वहाँ की जनता है आसपास की, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी, उस पर निर्भर करते हैं काफ़ी हद तक। इनफैक्ट उसकी पूजा पाठ भी करते हैं, उनका सरना स्थल भी वहाँ पर होता है, कभी कभी मसना स्थल भी होता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें, वो एक कनेक्शन रहता है उनका आसपास के जो वहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग हैं, तो उसको वो वन मानते हैं, प्रकृति की तरह पूजा करते हैं। तो वो उनके लिए वो एक वन है। लेकिन वन का और भी प्रकार है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ लोग टूरिज़्म के लिए भी जाते हैं। आपने देखा कि प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, तो टाइगर को देखने जाते हैं कि टाइगर कैसा लगता है। और भी जानवर हैं जो, जैसे आप राइनोसोरस देखेंगे असम में, काजीरंगा में, तो वो भी एक फॉरेस्ट का स्वरूप है। तो बहुत लोगों के लिए, शहरी लोग हैं, उनके लिए जनरली ये रूप रहता है कि जिम कॉर्बेट जा रहे हैं, हम जो राजस्थान के बहुत सारे पार्क्स, नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ जा रहे हैं, केरल में, झारखंड में भी पलामू टाइगर रिजर्व है, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सब भी हैं। बट जो समाज जुड़ा हुआ है जिससे बहुत हद तक, जैसे मैंने इसके पूर्व बताया, वो वन है। अच्छा, वन के संरक्षण के लिए हमारी जो सरकारें हैं वो क्या क्या कर रही है? उनके पास में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कैसे उसको संरक्षित कर रही है? झारखंड सरकार के विषय में मैं कहूँगा कि आप देखें कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन झारखंड सरकार ने काफ़ी हद तक किया है। और आप देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो उसका प्रीएम्बल है, वो कहता है कि जो ग्रामीण आदिवासी थे उन पर हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिवर्स करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया 2006 में। तो इसमें वन पट्टे निर्गत होते हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जो भी समिति के सदस्य हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत वन पट्टा, या कम्युनिटी यानी सामुदायिक वन पट्टा। तो जो आश्रित थे, जैसे आपका किसी का घर था, कोई खेती करते थे, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेने से अब उनको एक लीगल सोर्स मिल गया उनके लाइवलीहुड का या उनको रहने का। तो उनको एक समाज में अब रिस्पेक्ट मिला कि ये नहीं कि उनको एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कि उनको एक
उन पर केस किया जा रहा है कि वो इंक्रोचर हैं, वैसा नहीं। पहले ऐसा होता पहले था। ऐसा था अंग्रेज के समय का जो कानून था जी, ब्रितानी राज जो थी उसमें प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री करते थे वो, तो वो सबको अलग थलग करके रखते थे। लेकिन अब इसको रिकॉग्नाइज किया भारत सरकार ने और झारखंड सरकार ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और तब जाके लोग जो हैं वो अब जंगल से जब उनको ये सब प्राप्त हुआ कि हाँ मुझे कुछ मिला है, तो वो एक रिस्पेक्ट आती है उनके अंदर है भी, लेकिन कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से रहती है, कुछ लोगों को आती है बाद में, तो वो जुड़ते हैं उसके साथ और फिर उसको बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि इस पर तो हमारी आजीविका टिकी है, तो हम इसको बचाएंगे, संरक्षित रखेंगे। तो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। दूसरा है कि बहुत सारे नियम है भारतीय वन अधिनियम, जिसमें अगर आप देखें कि अवैध कटाई करने वाले कुछ लोग अगर ऐसा जो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आजीविका उससे चलाएं, तो उन पर उनका जो कानूनी दंड का अच्छा प्रावधान है, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके और इसकी रोकथाम एक अच्छे तरीके से की जा सके। ऐसे अधिकारी हैं फील्ड में, रेंज ऑफिसर हैं, फॉरेस्टर हैं, यानी वनपाल, वन रक्षी हैं, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की भी एक सिस्टम है कि लोगों के साथ मिलकर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, उसमें 17 लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, कुछ आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित होता है, और उसके हिसाब से फिर वहाँ पर से हम सूचना तंत्र या कुछ काम उनसे करवाना है, या कभी वन्य प्राणी आ जाते हैं और उनकी रोकथाम के लिए या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में कंपनसेशन देना है, तो उनका बड़ा महत्व है इन सब चीज़ों में। तो ये सब सारी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे वन संरक्षण की दिशा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये सब है, ताकि देखिए जब तक पीपल इंगेजमेंट नहीं होगा बिल्कुल, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो पीपल इंगेजमेंट करने के लिए इस तरह का एक पद्धति लागू है, और ये सभी अधिकारी इसका पालन करते हैं। अच्छा श्रीकांत जी, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इसके कुछ अंतर संबंध भी हैं, जो जैसे वन क्या है, फिर वन के साथ पर्यावरण का संबंध, पर्यावरण के साथ जलवायु परिवर्तन, इसके आपस के अंतर संबंध क्या है? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वन को कहिए एक तरह से एक ऑर्गेनिज्म की तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम में जैसे हम पढ़ते आते हैं, जब साइंस जो लोग पढ़ते हैं और ऐसे जनरल नॉलेज, तो आप देखेंगे कि कार्बन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल, और भी अदर न्यूट्रिएंट्स के साइकिल होते हैं, वो चलते हैं, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब हैं। तो वन क्या करता है, वन जहाँ जंगल है वहाँ वर्षा आप देखेंगे, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करता है। वन कार्बन को अवशोषित करता है, वो हम सभी कार्बन के ही बने हुए हैं, वो भी ज़मीन से जब वो उगते हैं और सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो कार्बन को ही अवशोषित करके वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, स्वरूप बदलते हैं। तो इस प्रकार वो कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, तो कार्बन साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो अगर वो डिसबैलेंस में आता है, तो उस अनबैलेंस्ड होता है, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि कार्बन इन्वायरमेंट में ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस गैसेज की समस्या है, वाटर पर्यावरण में दोष पैदा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे कि फिर कि कार्बन साइकिल अगर अफेक्ट कैसे हो रहा है, कि CO2 की समस्या की जो संख्या है ppm लेवल में वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, तो ये सब सारे जो आप अलग अलग स्वरूप में देखते हैं डायमेंशंस में। और फिर आप देखेंगे कि असमय बारिश, कभी पूरे महीने की बारिश एक सप्ताह में हो गई। वो आजकल जो देखने को मिल रहा है, कहीं आप देखेंगे कि ड्राउट भी हो गया, कि जहाँ काफ़ी देर तक मानसून नहीं आया, तो ड्राउट की समस्या पैदा हो गई। तो ये सब यही जो पर्टिकुलर एरिया में ही एक आध इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया। आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो पहले रहता था कंडेंसेशन का क्लाउड्स के लिए, वो वैसा नहीं है, तो वो एक बार में पूरा क्लाउड फट गया और एक जगह बारिश हो गई। तो ये सब समस्याएं जो है वही साइकिल, वो जो एक रेगुलेटेड साइकिल था उसमें दोष पैदा होने से, तो यही अलग अलग आयाम है, डायमेंशंस हैं। अच्छा, जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण को आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है, या उनको ये आभास ही नहीं होता है कि कुछ बदल रहा है हमारे आसपास। तो इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसको किस प्रकार से हम जज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, सामान्य जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ बेसिक चीज़ें जानना। जी। जैसे आप देखेंगे कि स्वच्छ भारत
का जो योजना काफ़ी 10 साल पहले लॉन्च हुई, कचरा प्रबंधन, लोग कचरा प्रबंधन नहीं करते हैं। आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिल है जो गाजीपुर के आसपास में, जहाँ पर कचरा है और मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, पहाड़ जैसा पूरा पहाड़ है बिल्कुल, और बीमारियां हैं वहाँ पर। आप देखेंगे पक्षी आप ऊपर में उड़ते रहते हैं और ये बीमारी है। तो ये हमको क्या करना चाहिए, उन सरकार को असिस्ट करने के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ड्राई और सॉलिड जो वेट वेस्ट हैं उनको अगर हम अलग अलग डब्बों में डालें तो हम अपने नगर निगम को, जैसे यहाँ रांची नगर निगम है, दिल्ली में अलग है, तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कम प्रयास में वो अच्छा, मतलब प्रयास केवल छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों में, एक यूनिट को एक आदमी माने, तो वैसे करके अगर 1 लाख लोग कर रहे हैं तो सरकार का काम आसान हो जाता है। दूसरा है जल संरक्षण। अगर आप जैसे आप ग्रीन गुड डीड्स कहते हैं इसको, जैसे अगर आप या लाइफ स्टाइल में चेंजेस, बाथरूम गए तो ये नहीं कि पानी चला के आप कुछ और काम कर रहे हैं तो बाल्टी का बाल्टी पानी चला गया, या रेजर चला रहे हैं उस समय टैप ऑन है, वैसे नहीं करना है। आप जब आवश्यकता है तभी आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये पानी कहीं और यूज हो सकता है। लोग कार वॉश करते रहते हैं, बिल्कुल घंटों लगा देते हैं उसको, तो वो ग्रे वाटर से करना चाहिए। नहीं आप एकदम पीने लायक पानी से करेंगे तो फिर पीने का पानी कहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर सोर्सेज है वो हार्डली 0.7-0.8% है टोटल वाटर का जो हमारे पास है। तो फ्रेश वाटर को रिस्पेक्ट देना है। दूसरा कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका आप उपयोग कम करें, प्लास्टिक का ही उपयोग आप कम करें, और जो अगर मार्केट में देखते हैं तो आप उनको डिस्करेज करें, जूट बैग वगैरह रखें। ईंधन जैसे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट है तो कहीं मार्केट जा रहे हैं और 2 किलोमीटर चलना है तो कोशिश करें साइकिल या पैदल चले जाएं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें। अपनी गाड़ी वगैरह निकालने से आप एक छोटे से काम के लिए ज़्यादा ईंधन उपयोग करते हैं। अगर संभव है तो अपने घर पर सोलर पावर का यूनिट लगवा लें, सरकार इसमें काफ़ी सहयोग भी कर रही है, सब्सिडी भी दे रही है, तो उससे आपके जो फॉसिल फ्यूल जनरेटेड थर्मल पावर है उसकी नीड कम होगी। तो ये सब चीज़ें अगर कोई सामान्य जन करे, जो कि कर सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग कर सकते हैं, तो करने पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, जलवायु परिवर्तन की जब हम चर्चा करते हैं श्रीकांत जी, तो एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि दुनिया उस पर काफ़ी मतलब डिबेट हो रहा है, यहाँ वहाँ सारी जगह। तो झारखंड में भी ये कहीं न कहीं एग्जिस्ट, मतलब कहीं न कहीं ये परिवर्तन देखने को, सुनने को ऐसा मिलता है। तो हमारी जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, वो इसके लिए क्या क्या कर रही है? ऐसे बहुत सारी सरकारें कर रही होगी जी, बट स्थानीय सरकार क्या क्या कर रही है? हाँ, देखिए झारखंड राज्य सरकार मुझे लगता है ये प्रतिबद्ध है। हाल में ही SAPCC यानी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके नोडल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ही है, उन्होंने उसको रिलीज़ किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ने अकेले किया है। इसमें देखिए एनवायरनमेंट ऐसा और क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लगता है कि सब लगभग सभी समेकित रूप से ही करने होते हैं। तो सबके साथ चर्चा करके 1-2 वर्ष लग जाते हैं तब जाके ये काम हो पाता है। तो वो करने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट फाइनली रिलीज़ हुआ है जो सभी डिपार्टमेंट से अनुमोदित है और एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। उसको फॉलो करने का एक रोड मैप बना हुआ है। क्या बताया आपने, कौन सा? स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर झारखंड स्टेट, ये रिलीज़ हो गया है और इसमें बहुत अच्छा रोड मैप बना है। दूसरा है कि आप देखेंगे कि वन महोत्सव हर वर्ष धूमधाम से जुलाई मानसून के महीने में प्रत्येक जिलों में मनाया जाता है ताकि लोगों को इससे जोड़ा जा सके, और विभाग नहीं भी तो लगभग 7 से 8 करोड़ वृक्ष प्रत्येक वर्ष लगाता है और उसको संरक्षित करने के लिए पूरी योजना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जल संरक्षण पर भी काफ़ी जोर है। हम लोग एक योजना आती है कैंपा, जिसमें चेक डैम का निर्माण, जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज हैं उनका संरक्षण करना जी, तो ये सब हम लोग करते हैं। और एक रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, वो सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि झारखंड में जो जल स्रोत जंगल के अंदर हैं वो काफ़ी उसमें चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, और जंगल के अंदर जो वाटर सोर्सेज है उनमें वृद्धि हुई है। तो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अभी प्रारंभिक ही हैं
अभी काफ़ी मतलब बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं। आप विशेषता जानते ही हैं झारखंड के बारे में कि यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सरकारों पर डिपेंडेंट बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो गरीब हैं। आदिवासी समूह, जनजाति समूह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो रोड मैप है सरकार ने ये सोच के ही किया होगा और आगे जाकर जो ऐसे वर्ग हैं जो सरकार पर डिपेंडेंट हैं उनके लिए वो ज़रूर काम करेंगे। मेन चैलेंज इसमें है कि जैसे जो खेतीहर हैं यानी कि फार्मर्स, उनको उनकी खेती पर कुप्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए फिर एक कैंपा है, उसमें कैंपा योजना से एडेप्टेशन की स्कीम्स जामताड़ा और रामगढ़ में इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास कुछ वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में करके पायलट करके देखा जा चुका है। आगे मुझे लगता है कि विस्तार रूप से इसको करने पर पूरे राज्य में हम तैयारी कर पाएंगे कि हम लोगों को, कृषि को, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको, जिस पर सभी लोग डिपेंडेंट हैं, उसको बचाते हुए आगे का काम करें। तो इसके लिए जो ये योजना है उसके लिए कुछ ट्रेनिंग या कुछ अवेयरनेस, ऐसा भी कुछ प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं क्या? अवेयरनेस का जो अवेयरनेस एक एक्सटेंशन एक्टिविटी है जी। और जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर, चूँकि आपने देखा कि जैसे अल्टरनेट क्रॉपिंग हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न बदलना, तो आप देखेंगे कृषि विभाग अवश्य इस पर कर रहा है। एक मतलब क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के विषय में करता है, कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। वो मैंने गुमला में जब मेरी पोस्टिंग थी तो मैंने देखा था। फिर आप देखेंगे कि तो इसमें ट्रेनिंग होती है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट्स बनाए जाते हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है उनका। फिशरीज़ में जैसे कि कैसे लोग एक जल स्रोत बनाकर उसको संरक्षित करके कैसे फिशरी से अपने आय को ऑगमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके एक तकनीक से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें, ये इन सब चीज़ों के बारे में उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। और जनरल अवेयरनेस पब्लिक के लिए, स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए टाइम टू टाइम कराई जाती है। विशेषतः जो पंचायत भवन है वहाँ पर, और जैसे लाह से कैसे प्रोडक्शन करेंगे, लाह ऐसा चीज़ है जो इन सब चीज़ों में उनको एडेप्टेशन टेक्निक का एक आप मानेंगे कि एक लाइवलीहुड सोर्स है। वो लाह उगाएंगे तो लाह से उनको इनकम हो सकती है। वृक्ष जो है वो उसी पर आधारित है, वो सिल्क वगैरह जो कीट हैं वो भी उस पर होते हैं। तो अगर वो वृक्ष का संरक्षण ठीक से कर लें, और वृक्ष जनरली रेजिलिएंट टाइप के हैं तो क्लाइमेट चेंज से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर वो उन कीट का पालन करके वो आगे का काम कर सकते हैं। मधुमक्खी से जो ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स, तो मधु वो बेचने का है, और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने का है कि आप अलग अलग स्किल्स डेवलप करें, और फिर उनको अलग अलग ट्रेड फेयर में ले जाया जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि कुछ बिजनेस से कनेक्ट कराया जा सके और फिर उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो। मतलब इस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं और काफ़ी कुछ प्रयास होने का अभी बाकी है। अच्छा श्रीकांत जी, एक और चीज़ होती है, क्लाइमेट चेंज के संबंधित जब चर्चा होती है तो नेट जीरो की बात की जाती है। ये नेट जीरो क्या है? नेट ज़ीरो, जब प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो गए थे 2021 में, तो उन्होंने नेट ज़ीरो के विषय में विस्तृत रूप से इंडिया का रोड मैप दिया था। देखिए, नेट ज़ीरो क्या है कि कोई भी देश, कोई भी नेशन जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उतना ही अवशोषित कर ले, उसकी एक तिथि निर्धारित होती है कि इसके बाद मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं वो कार्बन अपने ही देश में हम एब्जॉर्ब कर लें, अवशोषित कर लें। जी, ये नेट जीरो का ये नेट ज़ीरो है कि जैसे हो सकता है कि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन का ये बिल्डिंग है, तो ये संचार भवन अगर है और इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं और भी चीज़ें हैं, उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और फिर इसमें ऐसी पद्धतियाँ लाई जाएँ जैसे ग्रीन बिल्डिंग या अन्य, ताकि ये उतना कार्बन अवशोषित भी कर रहा है। और जैसे अब एनर्जी रिक्वायरमेंट सोलर से ही मीट कर लिए, तो वो एक पैरामीटर हो सकता है। जल को ऐसे कंजर्व किए कि वो पानी आपको 4 महीने तक उपयोग में आ जाता है।
तो ऐसे करके बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं वेटेज के साथ में, और वो एक कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि नेट ज़ीरो आप कब तक होंगे। तो ऐसे करके पूरा राज्य प्रयास करेगा। कुछ राज्य में हो सकता है कि प्लस हो, कुछ माइनस हो, लेकिन ओवरऑल नेशन के तौर पर हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे। उसका टारगेट 2070 तक का दिया हुआ है, और पूरी उम्मीद है कि तब तक मतलब जैसे 2047 में हम हाँ, जो 100 हमारा वर्ष जो भारत 100 वर्ष का होगा, उसके बाद भी विकसित होते होते हम ऐसी तकनीकों का उपयोग करेंगे कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, जब हम इस सब की चर्चा करते हैं, जब सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, इसको आपको तो काफ़ी, अब क्योंकि फील्ड में रहते हैं, ये सब करने में तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ आपको महसूस होती होगी। कौन कौन सी कठिनाइयाँ मुख्य रूप से आपके नज़र में है ये? देखिए, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जी। सबसे पहले है कि स्टाफ की कमी है। हमारे पास जो हैंड्स होने चाहिए, जैसे 100 हैंड्स होने चाहिए, अभी हमारे पास 25 हैं। उनसे ही किसी तरह हम लोग मैनेज करके काम करते हैं। अगर 100 के 100 लोग मिल जाएं या 80 मिल जाए तो एक बेहतरीन रूप से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया जा सकता है। पहला ये है। दूसरा है कि जब आप लोगों के साथ भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो तो बंद पर आधारित हैं और परंपरा से वो वही करते आ रहे हैं। उनको समझाना, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग कॉल करना और फिर उसमें बैठ के उनके प्रश्न बहुत बेसिक, बहुत मूल रूप से होते हैं, और उनको उस एंगल से समझाना, उस जो उनकी समझ है वास्तविक रूप से समझाने के लिए हम को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। हम सीखते भी हैं कि किस तरह के लोग, किस तरह का नॉलेज उनके साथ शेयर करें, किस तरह से भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ें, वो बहुत आवश्यक है। महिलाओं को कैसे आप प्रेरित करें। झारखंड में आप देखेंगे कि मतलब काम करते करते हमें लगा है कि महिलाएं 80% जो डिसीजन मेकर हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं, बिल्कुल ठीक बात। तो उनको हम लोग सेम पेज पर लेना, तो ये भी एक टैक्टिकल मूव होता है किसी भी अधिकारी के लिए कि वो काम कराना है तो कैसे आप करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ की जनता बहुत सहयोगी है, बहुत समझदार हैं, और अगर आप उनसे सही तरीके से बात करें तो वो पॉजिटिव काम करवाने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं, और बल्कि वो खुद ही सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि एडेप्टेशन का जामताड़ा और रामगढ़ में आप देखेंगे, कभी मौका मिले जाने का तो वहाँ लोग अभी भी टेस्टिमोनियल देते हैं कि कितना बढ़िया काम हुआ है, और वो दिल से, अपने हृदय से काफ़ी प्रसन्न है। तो हम प्रयासरत हैं, और जब ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी जिसमें लोगों के साथ सहयोग चाहिए तो हम वैसे ही काम क्या हो रहा है दोनों जगह, मतलब जैसे रामगढ़ में और वहाँ क्या नया कुछ हो रहा है? वहाँ पर देखिए, जैसे हार्डी क्रॉप्स जी, जो जिसे हम बोलते हैं कि एक ड्रॉप पानी में ज़्यादा क्रॉप कर लेना, या ऐसे क्रॉप लगाना जो मोटे अनाज हैं, जो ड्राउट रेजिलिएंट हैं, उनको लगा कर देखना। फिर उसमें बहुत सारे आयाम हैं कि गवर्नमेंट कैसे, मार्केट कैसे उसको एक्सेप्ट करता है। अगर मार्केट में अच्छा प्राइस फेच कर रहा है तो उनकी फॉरवर्ड लिंकेजेस ठीक है। सरकार से क्या सपोर्ट है, जैसे अगर आप रागी उगाएं, ठीक है, वो मोटे अनाज हैं और वो कम पानी में भी उग जाएंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट से कैसे सपोर्ट मिलेगा अगर कभी मार्केट क्या होगा उसका, मार्केट क्या है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये लोगों को अभी तक लगा है कि हाँ, मार्केट उनके फेवर में है। कुछ नीश एरियाज़ है जहाँ पर उनको अच्छा प्राइस फेच हो जाता है। ऑर्गेनिक क्रॉपिंग जैसे करते हैं तो ज़्यादा दाम उनको मिलता है। फिशरीज़ में सबसे बेहतरीन उनको ये मिले हैं लाइवलीहुड ऑप्शंस, और वो इतना बढ़िया से उनको प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े जो फिश हैं और बिल्कुल केमिकल फ्री, और उसमें किसी प्रकार का कोई भी अप्राकृतिक रूप से उसको बढ़ाया हुआ नहीं है। तो ये काफ़ी उनको अच्छा लगता है, और मार्केट में जो लोग परखते हैं तो वो अच्छा दाम देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से वो इसके नए नए प्रयोग यहाँ ये दोनों जगह नए प्रयोग हैं। 4 साल तक हुआ था, और उसमें
5 करोड़ प्रति वर्ष की लागत से किया गया था, वो जो कि कम है पूरे जिले के लिए, हाँ या, लेकिन लगा कि ये इसके परिणाम अच्छे हैं और ये विन विन सिचुएशन है सरकार के लिए भी और वहाँ के आम नागरिक के लिए भी। तो ये हो सकता है कि आगे आपको विस्तृत रूप में देखने को मिले। अच्छा श्रीकांत जी, जब हम पर्यावरण की चर्चा करते हैं, वन की चर्चा करते हैं, जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी इसके साथ अटैच होता है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, इसको किस रूप में हम संरक्षित कर रहे हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में फायर हुआ, कैलिफोर्निया में फायर हुआ जी, तो वाइल्ड लाइफ आप देखे हैं कि जल जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। जो पर्यावरण है उसमें जो वन्य प्राणी के सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका फूड, उसका शेल्टर और जो हैबिटाट भी कहते हैं वो मेंटेन रहे या माइग्रेशन रूट्स। फॉरेस्ट फायर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और जिससे कि जो जंगली जानवर हैं वो बाहर आ जाते हैं और कभी कभी रोड किल हो जाती है, या अगर बड़े जानवर हैं जैसे हाथी तो इंसान को भी नुकसान हो जाता है। वन्य प्राणी बहुत इंडिकेटर होते हैं इकोसिस्टम के, वो बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बहुत उसका जो प्रबंधन है वनों के अंदर, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। अभी जो आ रहा है उससे अधिक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वो हर जैसे CSR में भी बहुत सारी कंपनीज बिठाती हैं और माइनिंग करती हैं, उनको अब ये वन्य प्राणी के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिए और उनको अपने एजेंसीज के माध्यम से इसमें भी अधिक पैसा, अधिक लागत की चीज़ों को यहाँ पर डालना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा निवेश करें तो जो वन्य प्राणी है उनका संरक्षण हो। बहुत अच्छा। वन्य प्राणी भी हमारे चक्र का, जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण है, वन है, उस चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। साथ ही साथ इसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे प्रबंधित किया जाए और मानव के हित के लिए आने वाले समय में कैसे इसका उपयोग होगा, ऐसे तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा की। आप श्रीकांत जी हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम सामने भी आगे भी उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।